नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है कि बिहार का जो विशेष राज्य का जो दर्जा का इतने दिन से डिमांड हो रहा था, उस डिमांड को सरकार ने फाइनली मना कर दिया। इतने दिन से जितनी भी पार्टी थी बिहार में, जो भी अभी वर्तमान में पार्टी है, चाहे राजद है या जदयू है, नीतीश कुमार का फेवरेट एक डायलॉग रहता था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे। इससे पहले आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव ने भी कहा। अब जाकर के फाइनली इस पे पूर्ण विराम लग गया है कि अभी नहीं मिलने वाला है। अब आगे चल के फिर से इस पे डिमांड होगा या रुक जाएगा, कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से इतना आसान तो है नहीं ये डिमांड यहीं पे रुकेगा, डिमांड तो कंटिन्यू चलते रहेगा। आज के टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं कि विशेष राज्य का जो दर्जा है वो किन किन आधारों पर मिलता है, किस किस राज्यों को मिल चुका है और इसके क्या क्या पैमाने होते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा का जो डिमांड होता है उसके पीछे का मूल कारण क्या है। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझिए, विशेष राज्य दर्जा ये जो केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार राज्यों को दो तरह का डिमांड पूरा करता है। एक होता है विशेष आर्थिक पैकेज और दूसरा होता है विशेष राज्य का दर्जा। विशेष आर्थिक पैकेज का मतलब क्या होता है कि राज्यों को उनके कंडीशन के आधार पर, यानी कि सिचुएशंस के आधार पर, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो टेम्पोररी तौर पे उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा यानी कि एक्स्ट्रा फंड दे दिया जाएगा। ऐसा बिहार को भी मिला है 2015 में, और भी कई बार अलग अलग राज्यों को मिलते आता है। कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा आ गया, तो उसके तरफ से तो खैर राहत के लिए अलग से मिलता है, और ये विशेष आर्थिक पैकेज तो अलग से ही मिलता है। और मुद्दा यहीं पे अटकता है कि हम लोगों को टेम्पोररी हेल्प नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बिहार का मानना है कि भैया हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दो, परमानेंट सोल्यूशन दे दो। अब क्या होगा इस परमानेंट सोल्यूशन से, तो इसको हम पीपीटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसे मिलता है विशेष राज्य के दौरान विशेष राज्य का दर्जा, उसके मापदंड क्या है। अब ऐसे क्षेत्र सोचिए, राज्य तो हमारे पास 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब उस 28 राज्यों का जो सिचुएशंस है, जो कंडीशंस है, सबका अलग अलग होता है। जैसे ऐसे राज्य जो काफ़ी पहाड़ी इलाके में क्षेत्र में हो, यानी कि वो जो दुर्गम क्षेत्र हो, रिमोट एरिया वाले एरिया हो। और दूसरा कंडीशन ये है कि या तो उस क्षेत्र का जनघनत्व काफ़ी कम हो, वहाँ पे लोग बहुत कम आबादी में रहे, या फिर अगर रह भी रहे हैं तो वैसे क्षेत्र हो जहाँ पर कि ट्राइबल सोसाइटीज ज़्यादा हो, यानी कि जनजाति आबादी ज़्यादा हो। या तो डेंसिटी कम हो या तो उस क्षेत्र में जनजातीय आबादी बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि देखिए, अब पॉपुलेशन होगा नहीं तो वो राज्य उतना टैक्स जनरेट कर नहीं पाएगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार के तरफ से उनको विशेष रूप से आर्थिक मदद करना पड़ता है। ठीक है। या तो ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर जनजातीय आबादी काफ़ी ज़्यादा हो, तो वहाँ भी क्योंकि जनजाति जो समाज होता है वो काफ़ी पिछड़ा समाज होता है, उस सोसाइटी से आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में उनके लिए स्पेशल राज्य का जो दर्जा है वो जरूरी हो जाता है। थर्ड कंडीशन है कि पड़ोसी देशों से लगे हुए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ऐसे कई सारे राज्य हैं जो हमारे दूसरे देश से बाउंड्री शेयर करते हैं, और खास करके उनका सामरिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा हो। सामरिक क्षेत्र यानी कि दो राज्यों की, यानी कि दो देशों के बीच का जो बाउंड्री है वो साझा करने वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग सामरिक क्षेत्र कहते हैं। 3 कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन है या तो उस राज्य का आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ापन है, या वहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना बहुत ही पिछड़ा हुआ है। या फिर वह देख लीजिए ऐसे चित्र जहाँ पर कि रेलवे ट्रैक नहीं है, पुल नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। ऐसे चित्र जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उन्हें भी स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल सकता है। नेक्स्ट है, या तो उस राज्य की आय का निर्धारण नहीं हो पा रहा है, इनकम बहुत कम जनरेट हो पा रहा है, टैक्सेशन उतना अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये सारे कई सारे पैरामीटर है जिस आधार पर राज्यों को विशेष दर्जा मिलता है। ठीक है, स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता है। अब अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 11 पहाड़ी राज्यों को यह दर्जा मिल चुका है, जिसमें से कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अभी 11 पहाड़ी राज्यों को ये विशेष दर्जा मिल चुका है। अब ये जो दर्जा मिला था, तो सबसे पहले देखिए 1969 में ही जम्मू कश्मीर को, असम को और नागालैंड को दर्जा मिला था। उसके बाद 2 साल के बाद हिमाचल प्रदेश को मिलता है। फिर 1 साल के बाद यानी 1972 में
मणिपुर को, मेघालय को और त्रिपुरा को मिलता है। फिर 1975 में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, और फाइनली 2001 में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। तो ये कुल मिला के 11 राज्य था जिसको बारी बारी से, एक साथ तो किसी को नहीं मिला, बारी बारी से सबको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद ये सोचिए कि विशेष राज्य का जो इतना सारा डिमांड हो रहा है, उस डिमांड के पीछे बेनिफिट क्या है? आखिर जब तक बेनिफिट नहीं है तो इतना डिमांड क्यों हो रहा है? सरकार इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला के कहते हैं हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? सबसे बड़ा चीज होता है राशि। विशेष राशि जो होता है, जो केंद्रीय सहयोग, यानी कि केंद्र सरकार के तरफ से जो फंडिंग आती है, उसमें हर राज्य चाहती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये फंड किस रूप में मिलता है। जैसे राज्य में कहीं भी कोई भी अगर अवसंरचना का काम हो रहा है, कहीं पे कोई स्कीम अगर लागू हो रहा है, तो उस स्थिति में वैसे राज्य जो कि जिनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ, जो विशेष राज्य है, उनको 90% राशि अनुदान के रूप में मिलता है। अनुदान का मतलब क्या होता है? एक ऐसा दान जो वापस आपसे नहीं मांगा जा रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपये का खर्च होना है अगर किसी राज्य में, तो 90 रुपया केंद्र सरकार उसको अनुदान के रूप में देगी, यानी वो पैसा रिटर्न नहीं लेगी। और साथ ही साथ जो 10 रुपया है, अगर वो 10 रुपया भी राज्य अगर अपने तरफ से नहीं लगा पाता है, तो वो 10 रुपया भी केंद्र सरकार से आप लोन के रूप में, यानी कि ऋण के रूप में आप ले सकते हो, जिस पर कि बहुत कम ब्याज लगता है। समझ में आया? 100 रुपया में से 90 रुपया केंद्र सरकार आपको मदद कर रही है, जो कि लौटाना नहीं है। और जो बाकी 10 रुपया है, अगर आप चाहें तो अपने तरफ से लगा ले, या नहीं तो वो भी केंद्र सरकार आपको लोन दे रही है। इस तरह से क्या होगा, आपके क्षेत्र में जो भी अवसंरचना का जो काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, जो डेवलपमेंट का काम है, वो काम नहीं रुकेगा और पूर्ण तरीके से जो केंद्र सरकार है वो आपके खर्चे को उठाएगा। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि ऐसे राज्य जिनको स्पेशल स्टेटस दर्जा मिला है, उनको कई प्रकार के कर में बहुत बेनिफिट मिलता है। उनको टैक्स वगैरह, पैसा वगैरह जमा नहीं करना पड़ता है, यानी कि टैक्स में छूट मिलता है। और साथ ही साथ एक और बेनिफिट क्या मिलता है कि वैसे राज्य जिनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता है, वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको टैक्स वगैरह ज़्यादा लगता नहीं है, टैक्स से बचने के लिए। और ऐसे में अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार सृजित होने का जो चांस है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब ये खास करके ऐसे राज्य की बात कर रहे थे जिनको कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था। अब देखते हैं जो बाकी राज्य है उनकी क्या स्थिति है। बाकी राज्यों में अगर सरकार पैसा देती है, अगर 100 रुपये खर्च होगा तो 70 रुपये आपको लोन के रूप में देगा, यानी कि ये पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। और बाकी का जो 30% है वो सरकार आपको अनुदान के रूप में देगा, यानी कि 30 रुपये आपको नहीं लौटाना है और बाकी जो 70 रुपया है वो लोन के रूप में आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये है सबसे मेन वजह है कि जो राज्य खास करके विशेष राज्य का ज़्यादा डिमांड करते हैं। इसके आगे अगर समझने तो हमारा संविधान क्या कहता है इस चीज़ पे, खास करके विशेष राज्य के दर्जे पे संविधान क्या कहता है। सबसे बड़ी बात है कि संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान है ही नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि विशेष राज्य के लिए कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन व्यवस्था किया गया क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में संसाधन में असमानता बहुत ज़्यादा है, इनइक्वलिटीज ज़्यादा है। किसी राज्य के पास इनकम के सोर्स काफ़ी हैं और किसी राज्य के पास इनकम के पर्याप्त सोर्स नहीं है। अब देखिए, जो राज्य हमारे तटीय क्षेत्र में आते हैं, जो कोस्टल जोन में आते हैं, वो राज्य आमतौर पे थोड़े अमीर होते हैं, वहाँ का टैक्स अच्छा खासा जनरेट होता है, वो राज्य का पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या भी आमतौर पे कम होती है, वहाँ पे आर्थिक रूप से पिछड़ापन भी आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन वो राज्य जो लैंडलॉक है, जो जिसका कि कोई बाउंड्री शेयर नहीं हो रहा किसी समुद्री इलाके से, ऐसे क्षेत्र का पिछड़ा रहना आम बात है। अब संसाधन में असमानता है क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो केवल पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका आप देख रहे हैं, हिमाचल का जो देख रहे हैं, असम का जो देख रहे हैं। अब ऐसे क्षेत्र में अब स्पेशल स्टेटस आपको देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो राज्य और लगातार पिछड़ते चले जाएंगे। अगर राज्य की तरफ से उनको कुछ वित्तीय सहायता नहीं मिलेगा तो बाकी राज्यों से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में देश में जो माइग्रेशन है वो काफी तेजी से बढ़ जाएगा और ज्यादा बढ़ेगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कमाने के चक्कर में आदमी एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेजी से जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस राज्य के पास रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। संसाधन अगर है भी किसी के पास,
उस संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे कारण है एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होने के पीछे। केवल रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स के अलावा और भी वजह है। रिसोर्स तो एक प्रमुख वजह माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा आगे की बात अगर हम करें तो अगर हम एनडीसी एक काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद 1969 के टाइम में बनाया गया था और खास करके वो ऐसे राज्यों की पहचान करता है जहां पर की जनसंख्या घनत्व काफी कम हो और वैसे क्षेत्र जो कि आदिवासी बहुल इलाका हो, खास करके जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र हो, या फिर वो कोई राज्य हो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता हो, या फिर वैसे राज्य जिसकी पर कैपिटा इनकम कम हो, या जहां पर की गैर कर राजस्व में काफी कमी हो। तो एनडीसी ये देखता है कि किस राज्य की स्थिति कैसी है, उस राज्य की जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, उसके आधार पर उनको विशेष आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करता है। तो ये एनडीसी पैमाना मेजर करता है, चेक करता है किस राज्य को जरूरत इसकी ज्यादा है। अब देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जो विशेष दर्जे वाले राज्य माने जाते हैं और एक होते हैं विशेष श्रेणी वाले राज्य। 370 जब हटा नहीं था उससे पहले केवल एक ही राज्य था जो जम्मू एंड कश्मीर था, जिसको केवल विशेष दर्जे वाला राज्य मिला था। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसे विशेष दर्जे वाला राज्य का मतलब कि जो दर्जा मिला हुआ हो। विशेष श्रेणी वाले कई सारे राज्य हैं जिसमें से कि नागालैंड है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और आपका मणिपुर दो बार हो गया, मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड आते हैं। अब देखिए इसी स्पेशल स्टेटस के मामले में एक फार्मूला पहले तय हुआ था, गाडगिल फार्मूला। क्योंकि गाडगिल फार्मूला जब सेट नहीं हुआ था उससे पहले जो तरीका था राज्यों को वित्त सहायता देने का वो ये था कि राज्य की तरफ से जो भी स्कीम आएगा, जो भी योजना आएगा, उस योजना के माध्यम से राज्यों को सहायता मिलता था, ठीक है। लेकिन गाडगिल फार्मूला के बाद वो योजना के माध्यम से ना होकर के चीजें थोड़ा और एक्सपेंड हुआ, विस्तारित हुआ। अब देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना तक की अगर बात करें यानी कि 1961, 66 और 1966, 69 तक की बात करें तो ऐसा हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था। यानी कि ये जो अनुदान देने वाली जो बात थी, ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास नहीं था पहले। केवल योजना आधारित अनुदान मिलता था, यानी कि जो स्कीम था उसके आधार पर आपको मिलता था, ठीक है। अब देखते हैं जरा सा 1969 में केंद्रीय सहायता फार्मूला बनाया गया। क्या फार्मूला था कि 3 राज्यों को विशेष दर्जा मिला था, खास करके उस समय शुरुआत में 1969 में किसको मिला था, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को मिला था। उस समय इसको स्पेशल स्टेटस क्यों मिला था, क्योंकि वो जो राज्य हैं, जो तीनों राज्य हैं, आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से काफी असमानता यानी कि सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा है और भौगोलिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। इन 3 आधारों पर इन राज्यों को केंद्रीय सहायता मिला था उस दौरान की बात करें। और अगर गाडगिल फार्मूला की बात करें तो ये क्या कहता है, विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, खास करके ऐसे राज्य जो विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, आपको भी जस्ट मैंने बताया कि विशेष श्रेणी में वही 6 पैरामीटर देखा जाएगा। अब इन राज्यों को पहले सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारे पास टोटल फंड है, सबसे पहले जो विशेष राज्य हैं जिनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले, सबसे पहले उनको पैसा देंगे। उनके बाद जो बचेगा उस पैसे यानी कि बचे हुए संसाधन में से 60% ऐसे क्षेत्र को देंगे जो जनसंख्या के आधार पर काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, यानी कि या फिर वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो वहां पे डिमांड भी बहुत ज्यादा है, उस आधार पर 25% वैसे क्षेत्र को मिलेगा जहां पर कैपिटा इनकम काफी कम हो। 7.5% फंड जो मिलेगा वो राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर, यानी कि कोई राज्य अगर टैक्स का अच्छे से जनरेट कर रहा है, यानी कि वहां का फिस्कल पॉलिसीज काफी अच्छा है, तो उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको 7.5% का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 7.5% जो मिलेगा ऐसे राज्यों का जहां का विशेष परिस्थिति काफी यानी कि वहां का सिचुएशन बहुत खराब है। तो ये 4 पैरामीटर आप देख रहे हैं, 60%, 25% यानी कितना हो गया 85 और 15%। इस तरीके से गाडगिल फार्मूला बनाया हुआ था कि जो पहले संसाधन है, जो स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा मिला है पहले उनको देंगे और जो बचेगा हम इस तरीके से उसका हम बंटवारा करेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए 2013 में खास करके जब बिहार का डिमांड बहुत ज्यादा हुआ था, बिहार की तरफ से विशेष राज्य का डिमांड काफी तेजी से बढ़ रहा था, उसी दौरान केंद्र सरकार ने रघुराम राजन समिति
एक कमेटी बनाया जिसके हेड कौन थे, रघुराम राजन, और उन्होंने जो रिपोर्ट जो पेश किया, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको समझते हैं। इनका रिपोर्ट ये कहना था कि आर्थिक रूप से जो राज्य काफी पिछड़े हुए हैं, जो पहले का जो फॉर्मूला था, जो उनको आप अतिरिक्त सहायता देते थे, उनको खत्म कीजिए, कुछ मत कीजिए, क्योंकि ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो ये पिछड़े ही रहेंगे, ये प्रयास नहीं करेंगे कुछ बेहतर करने का। बेहतर क्या करना है, क्या मतलब इसका रास्ता क्या निकाला जाए, तो रास्ता ये निकाला जाए कि जो राज्य हमारे पास 28 राज्य हैं, उस 28 राज्य को 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाए। सबसे पहला कैटेगरीज होगा, सबसे कम जो विकसित राज्य होंगे उनको एक लिस्ट में रखेंगे, उसके बाद जो उससे थोड़ा ज्यादा विकसित यानी कि जो कम विकसित वाले होंगे, और तीसरा कैटेगरी जो अपेक्षाकृत विकसित राज्य होंगे, इस 3 कैटेगरीज में बांटेंगे, और जो सबसे कम विकसित होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग अनुदान दे करके सहायता देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुल मिलाजुला के बात हमारा बस इतना ही था, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा। आज के टॉपिक में मेनली मेन टर्म क्या है, कीवर्ड्स ये है कि जो विशेष राज्य का दर्जा मिलता है उसका पैरामीटर क्या है, उस विशेष राज्य के दर्जा से रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी था, जैसे गाडगिल कमेटी 1969 में आया था, उसके अलावा रघुराम राजन समिति जो 2013 में रिपोर्ट पेश की थी। ये दो मुख्य बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बिहार को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या बिहार उस 6 पैरामीटर के बीच आता है कि नहीं आता है, वो एक चर्चा का विषय है कि क्या बिहार में ऐसी स्थिति है। अगर हम लोग पैरामीटर के हिसाब से सेट करेंगे तो वो नजर आपको आएगा, लेकिन ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में जो केंद्र सरकार है वो इस विशेष राज्य के दर्जा पर अपना क्या अगला स्टेप उठाती है। फिलहाल तो वो मना कर चुकी है कि हम कोई राज्य का दर्जा, मतलब कि जो विशेष राज्य का जो दर्जा है हम वो नहीं देने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू।